वेलकम टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए आज मैं साइंस का एक जबरदस्त टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। जो मैं क्लास में टेस्ट करवाया हूं, या जो एनुअल टेस्ट हुआ है क्लास में, उसका मैं साइंस का पेपर लेकर आ गया हूं। ठीक है। और इसमें से बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। टोटल मैं 80 क्वेश्चन इसमें से कराऊंगा आपको, टोटल ऑब्जेक्टिव, और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसको करवाने वाला हूँ। ठीक है। मतलब मैं डायरेक्टली आपको आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं पूरे इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप देख सकते हैं इसमें से ये सारे क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को मैं अभी आपको डिटेल कवर करवाने वाला हूँ। और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें केवल एक क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। यानी उस एक क्वेश्चन पर कम से कम 4 से 5 से 7 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मैं 80 के 80 प्रश्न अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ, और 80 के साथ साथ एक प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न को बताऊंगा, जिससे मिला जुला कर आपको 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ठीक है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। ठीक है। कोई भी लेंस हो, जैसे ये रहा उत्तल लेंस मान लो, अवतल लेंस मान लो, इसके जो लेंस होते हैं, लेंसों के फोकस क्या होते हैं, एक इधर भी होते हैं जिसको हम f1 कह देते हैं, और एक इधर भी होता है जिसको हम f2 कह देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या जो होता है वो 2 होता है। ठीक है। अब देखो लेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लेंस का आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है m बराबर v बटा u। ठीक है। लेंस का आवर्धन जो होता है वो m बराबर v बटा u। दर्पण के लिए माइनस v बटा u। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो सदा कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो आभासी और सीधा होता है। ठीक है। और वस्तु के बराबर होता है, ये भी याद रखिए। ठीक है। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा। इसके बाद है आंख व्यवहार होता है। हमारा जो आंख है, जो मानव नेत्र है, वो किसके जैसा व्यवहार होता है। अवतल दर्पण जैसा नहीं, दर्पण के जैसा कैसे हो सकता है, उत्तल लेंस के जैसा। ये सही ऑप्शन है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है, क्योंकि हमारे आंखों में भी जो लेंस होता है वो लगा हुआ, वो भी उत्तल लेंस होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है वो किसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है। ये प्रिज्म होता है, और यहाँ से जब कोई लाइट यहाँ से गुजारते हैं, तो ये लाइट जो होते हैं वो 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इन 7 रंगों की जो पट्टी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छा, इसमें से स्पेक्ट्रम से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जैसे प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन जो होता है वो किस रंग का होता है, बैगनी का होता है। सबसे कम विचलन जो होता है वो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। सबसे नीचे बैगनी होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है। ठीक है। और बीच में और भी रंग होते हैं, इसको हम कैसे याद रखते हैं, इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं, जिसको हम कहते हैं बैजानी हपी नाला। ठीक है। बैजानी हैप्पी नाला। तो ऐसे हम याद रखेंगे, बैजानी हैप्पी नाला। बै फॉर बैगनी, नीचे से ऊपर की तरफ, बै फॉर बैगनी, जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, न मतलब नारंगी, और ल मतलब लाल। तो इस तरीके से 7 रंगों का वर्णपट बन जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट कह देते हैं हिंदी में, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो ये प्रिज्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखो रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, लेंस के द्वारा बनता है, अभिनेत्र लेंस द्वारा। है ना, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अमनेत्र लिखा गया, ये अभिनेत्र लेंस होना चाहिए। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। देखो 220 वोल्ट और 100 वाट, फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। एक्चुअल में पी बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बराबर फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटा आर। अगर रेजिस्टेंस वाला ले तो ऐसे पी का फार्मूला होता है वी आई भी होता है। ठीक है। अब देखो पी से वी स्क्वायर बटा आर, पी का वैल्यू जो है वो कितना है, 100 वाट है। तो यहाँ से हम इसको 100 वाट अगर रख देंगे पी का मान, और बराबर वी स्क्वायर, वी का वैल्यू क्या है 220, तो 220, और स्क्वायर है तो 220 दो बार लिखेंगे। ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 220 का एक एक जीरो, तो 22 गुने 22, यानी आर बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 22 गुने 22 हो जाएगा कितना, 484। ठीक है। 484 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से सही आंसर क्या है, 484 ओम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो वोल्ट मीटर कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। अब इसमें और भी ऑप्शन है जो उसको समझ लेते हैं। ये जो एमीटर है, ये एमीटर विद्युत धारा को मापता है,
गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के पता लगाने के लिए होता है, मतलब बहुत सूक्ष्म धारा को मापता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? देखो ये भी नीचे आ गया, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर वोल्ट मीटर रहेगा तब कैसे जोड़ेंगे? पार्श्वबद्ध यानी समांतर क्रम में। तो इसका राइट आंसर जो होगा, एमीटर पूछ रहा है तो हमसे श्रेणी क्रम हो जाएगा, ठीक है। आगे है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर पूछे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लेकिन अगर विद्युत जनित्र पूछे तो यांत्रिक ऊर्जा को फिर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर विद्युत जनित्र जनरेटर पूछ दे तब, लेकिन विद्युत मोटर है तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिक देते हैं हम तो किसी उसके द्वारा किसी मशीन को चलाया जा सकता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज जो होता है, सबसे पहले विद्युत फ्यूज से क्वेश्चन आता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, या तापीय प्रभाव पर काम करता है, जो भी लिख सकते हैं। तो ये उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। ये क्या करता है? ये विद्युत फ्यूज जो होता है वो परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करता है। अब किससे सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है, लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है, दोनों से बचाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों से बचाता है। अति भारण क्या होते हैं? ओवरलोड। लघु पतन शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इन दोनों से बचाता है। जब ओवरलोड हो जाता है, आवश्यकता से अधिक धारा एक ही तार में प्रवाहित करते हैं तो उससे भी विद्युत फ्यूज बचाता है, कट जाता है फ्यूज, जिससे उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं। और लघु पतन शॉर्ट सर्किट यानी कि न्यूट्रल वायर जो होते हैं वो मेन लाइन के साथ अगर कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ जाता है तब उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहा जाता है, ठीक है, जनित्र, विद्युत जनित्र कहते हैं इसको, ठीक है। जनरेटर लिखा हो सकता है, जनित्र लिखा हो सकता है, डायनमो लिखा हो सकता है, ठीक है, डायनमो लिखा हो सकता है इसको। तो ये हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। गैल्वेनोमीटर भी पता है, सूक्ष्म धारा मापने वाला यंत्र है, मीटर धारा मापने वाला यंत्र है। और मोटर जो होता है वो क्या है? विद्युत धारा द्वारा चलाया जाने वाला एक यंत्र है, जिससे कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत, मतलब जो अनंत स्रोत है, मतलब जो जिसके समाप्त होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उसको उसको क्या कहेंगे हम? सूर्य। सूर्य है जो ऊर्जा के अनंत स्रोत माना जाता है। कोयला नहीं है, जल नहीं है, परमाणु नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 12 नंबर के बाद का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? देखो, पवन का न्यूनतम वेग जो है वो पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना होना चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए पवन चक्की में, ठीक है। तभी ये ऊर्जा प्राप्त हम कर सकते हैं। इसके बाद है 14, CaCO3 CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, देखो आप देख सकते हो CaCO3 ये किसका फॉर्मूला होता है? सबसे पहले ये पूछा जाता है एग्जाम में, खड़िया का सूत्र क्या होता है? खड़िया या तो फिर हम चूना पत्थर, संगमरमर, सब कुछ इसी को हम कहते हैं, ठीक है, CaCO3। तो CaCO3 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कली चूना कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, मतलब ये टूट रहा है, एक पदार्थ दो भागों में टूट रहा है, इसीलिए इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? भाई श्वसन में क्या होता है? श्वसन में ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन का संयोग होता है, इस वजह से श्वसन जो है वो एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, उपचयन हो सकता है, इसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है श्वसन। इसके बाद है 16 नंबर में है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, या धुआं क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का होता है, NO2 का होता है, N2 गैस का होता है, या लेड ऑक्साइड का होता है? देखो इसका रिएक्शन समझ लो, लेड नाइट्रेट चूर्ण मतलब PbNO3, PbNO3 को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है PbO और प्लस NO2, ठीक है, NO2। और ये जो NO2 होता है ना, ये यही NO2 का जो होता है वो धुआं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन लवण है? देखो HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी OH आयन देगा यहाँ पे, ये भी, ये क्षार है, K2SO4 ये लवण है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये भी जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर आपको दिख रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्षार है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ये लवण है। इसके बाद है 18 नंबर, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं? आप जानते हैं सोडियम का उपयोग हम करते हैं धोने वाले सोडा के रूप में, ठीक है। तो सोडियम का वो कौन सा यौगिक होता है? वो होता है धोने वाला सोडा क्या? Na
Na2CO3 और 10H2। एक्चुअल में ये सोडियम कार्बोनेट ही होते हैं, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं पहले इसको क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ ये सारा चीज, ये जो डिस्कशन लिखा है यहाँ पर। चलिए अब देखिए 19 नंबर कहता है लोहे का परमाणु क्या है। लोहे का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 26 होता है। लोहे का संकेत क्या होता है, Fe। Fe संख्या का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 26। इसके बाद है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है। जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब Zn और H2SO4, Zn और H2SO4 की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से बनता है ZnSO4, ZnSO4 और प्लस में मिलता है H2, ठीक है, तो यहाँ से H2 गैस मिलेंगे, H2 गैस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, इसमें से कौन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर है, Hg है, Ag है या Au है। Au बहुत कम क्रियाशील होता है, सबसे क्रियाशीलता जो है वो क्रियाशीलता श्रेणी अगर देखोगे आप तो कॉपर सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। सोना और चांदी जो होता है वो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होते, है ना, ये सोना तो और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। देखो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ मुक्त होगा, यानी इसलिए ये एनोड पर मुक्त होगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ मुक्त होगा, एनोड पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 23, हाइड्रोकार्बन कौन है। इसमें देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो H2O नहीं होगा, कार्बन भी नहीं है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है, आप देख लें यहाँ पे, ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद CO2 लिखा है, HNO3 लिखा है, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न ये सब नहीं है, बल्कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है 24 में है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल, अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली पूरा नाम अगर इसको हम कहें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके बाद देखो ऑप्शन और भी कुछ है, कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इधर लिखते हैं, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। इसके बाद क्या है, अम्ल तो हो ही गया, COOH, ईथर, ईथर का क्या होता है, O। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है 25, देखिए आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण क्या होते हैं, बढ़ता है। देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार जो होता है वो क्या होता है, ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो परमाणु का आकार जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। और जब परमाणु का आकार बढ़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना आसान होता है इसके लिए, क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर सकता है इसीलिए धातुई गुण जो होते हैं उसमें बढ़ जाएगा। इसके बाद है 26, देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु। अब यहाँ से देखो कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। देखो आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है उसको हम क्षारीय धातु कहते हैं, जो दूसरा वर्ग है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कुछ याद रख लो, और जैसे ग्रुप 16, 16वें ग्रुप को हम आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से 16वें ग्रुप को हम कैल्कोजन कहते हैं, ठीक है, कैल्कोजन, कैल्कोजन कहते हैं। 17वें ग्रुप को हम हैलोजन कहते हैं, हैलोजन, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो आप समझ ले, हैलोजन कहते हैं, ठीक है। और 18वें ग्रुप को हम नोबेल तत्व या नोबेल ग्रुप कह सकते हैं, निष्क्रिय गैस का ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। 18वें ग्रुप को हम नोबेल, नोबेल तत्वों का समूह कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद ब्लॉक से क्वेश्चन होता है, जैसे डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ये भी याद रखें, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। देखो कृत्रिम वृक्क जो होते हैं कौन से पदार्थ को अपोहन द्वारा अलग करता है शरीर से, तो वो होता है नाइट्रोजन वाला पदार्थ, नाइट्रोजन वाला पदार्थ जैसे यूरिया, नाइट्रोजन वाला पदार्थ जैसे अमोनिया इत्यादि जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। देखिए 28 नंबर है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है ना, भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। भोजन का पचना जो है वो एक उपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर यहाँ पर उष्मा क्षेपी रहता तो भी वो भी सही हो जाता, ठीक है। फिर साग सब्जी का विघटन, वो भी उष्मा क्षेपी, वो भी सही हो जाता। तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है 29, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन मुक्त होता है और उसी से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो वहां से प्रकाश संश्लेषण में बनता है, इस कारण से ऑक्सीजन का संतुलन पूरे प्रकृति में बना रहता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। देखो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है
वो किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखिए क्या है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पेप्सिन नहीं, पेप्सिन तो हमारे आमाशय में यानी मनुष्य में मनुष्य का ये हार्मोन है, ठीक है, आमाशय में मिलता है ये। एड्रिनलिन, एड्रिनलिन भी जो है वो मानव हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑक्सिन। टेस्टोस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन तो नर हार्मोन है जो विरसन में निर्माण होता है। तो यहाँ से ऑक्सिन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो पादप हार्मोन है, जो पौधों का हार्मोन है। इसके बाद है 32, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? मतलब कोशिका की वृद्धि में और विभाजन में मदद करता है। ऑक्सीन है, सही है, जिबेरेलिन भी है, साइटोकाइनिन, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? तंत्रिका कोशिका क्या है? भाई तंत्रिका कोशिका क्या है? न्यूरॉन है, न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी नर्वस से बना है न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की ही सारी भूमिका होती है, ठीक है। तो न्यूरॉन अंग्रेजी नाम है एक तरह से, तो तंत्रिका कोशिका क्या है? एक प्रकार से न्यूरॉन है। इसके बाद न्यूरॉन के कुछ ये सब भाग है ना, डेंड्राइट्स जो है वो भाग होते हैं, इस तरह का न्यूरॉन का संरचना होता है, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का संरचना आप देखे पढ़े होंगे इसमें, इस तरीके का संरचना होता है ना, एग्जाम में संरचना भी बनाने के लिए आता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ इसको, ठीक है। देखिएगा, ये इस तरीके का संरचना होता है जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये सब ऐसा किया हुआ, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और यहाँ से इस तरीके से जो ये इसमें इस तरीके का किया होता है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है एक्सॉन, और उसके बाद साइटोन है, मैं नहीं, मतलब ये सारे जो है इसी के भाग है। ये केंद्रक होता है इसके बीच में, इसको हम बीच वाला हिस्सा इसको कोशिका काय कहते हैं, ठीक है। ये तो इस तरीके से तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर 34, अंडाणु निषेचित होता है। भाई अंडाणु कहाँ पर निषेचित होता है? योनि से? बिल्कुल नहीं। गर्भाशय से भी नहीं होता है। फैलोपियन नलिका से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मादा जनन वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसी को हम क्या कहते हैं? ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा, ये देखें, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये वाला फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, ठीक है, ये वाला फैलोपियन ट्यूब। तो ये मादा जननांग वाला हिस्सा जो ये फैलोपियन ट्यूब है, इसी के अंदर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होता है। इसके बाद है 35 नंबर, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब मानव मादा के लिए जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? अंडाशय तो मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मानव मादा जनन अंग का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका जो होता है वो पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है, जो विरसन से जुड़ा होता है। इसके बाद है 36 देखिएगा। अच्छा, डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। इसके बाद है शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु बनता है विरसन के अंदर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूत्राशय में नहीं बनता, मूत्राशय में तो मूत्र जमा होता है। इसके बाद गर्भाशय नहीं, गर्भाशय तो महिलाओं के लिए मतलब महिला जननांग है ना, मादा जननांग है गर्भाशय, तो ये भी नहीं होगा। और अंडाशय भी जो है वो मादा जननांग है। तो शुक्राणु जो बनता है वो पुरुषों में बनता है और वो विरसन में बनता है, ठीक है। 37 क्या है देखिएगा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, काफी जो है वो फेमस पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सोस्फियर ये सब नहीं होगा, आइनोस्फियर भी नहीं होगा, ट्रोमोस्फियर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। इसके बाद 39, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ठीक है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएगा, ऐसा कौन सा पदार्थ है? देखो पॉलीथीन बैग होगा क्या? नहीं होगा। पॉलीथीन बैग जो है जैविक प्रक्रम द्वारा नहीं घटित होगा, मतलब गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, हम ये कह सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। रबड़ भी नहीं होगा, प्लास्टिक की बोतल नहीं गलेगा सड़ेगा। कौन सा होगा? सूखे घास पत्ते। आप देखते होंगे खेतों के अंदर सूखे घास पत्ते जो होते हैं सड़ जाते हैं और एक तरह से क्या हो जाता है, वो उर्वरक की तरह भी काम कर जाता है। तो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या होते हैं? ये अपघटित हो जाते हैं सूखे घास पत्ते। इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भाई भूमिगत जल यानी भूमि के नीचे से जो जल हम निकालते हैं पीने के लिए, उसका उदाहरण कौन है? नदी भूमिगत जल का उदाहरण है? नहीं है। कुआं, कुआं इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना इजी सा सवाल था ये। तालाब भी भूमिगत जल नहीं है, समुद्र भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? देखो ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा ना, अपचयन, अपचयन कह दो या अवकरण कह दो। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसको हम क्या कहते हैं? उपचयन। लेकिन जब ऑक्सीजन ह्रास होता है तो क्या कहते हैं? अपचयन। देखो उपचयन याद रखिए, उपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा?
त्याग हो जाएगा, तो उपचयन हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर क्या होगा, उपचयन के लिए हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा। तो ये सारे जो होंगे उपचयन कहलाएंगे। इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो अपचयन, मतलब इसका ह्रास हो जाएगा, इसका ग्रहण हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा वो ग्रहण हो जाएगा, तब वो क्रिया जो होगा अपचयन कहलाएगा, ठीक है। तो ये सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए 42 है, कौन सी गैस जो है वो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। देखो बहुत से लोग इसमें फंस सकते हैं, वैश्विक ऊष्मन, ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। इसको आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो आप इसको पढ़े होंगे ग्लोबल वार्मिंग। एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग को ही हम क्या कहें, ग्लोबल माने वैश्विक, वार्मिंग वार्मिंग मतलब क्या होता है, उष्मन, वैश्विक उष्मन। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 देखिएगा। 43 नंबर है कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय से पितरस स्रावित होता है, यकृत से नहीं होता, छोटी आंत से नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से आपसे सही आंसर, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय से। 44 है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, आंखों का रंग, चमगादड़, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, बाल की प्रकृति, ये सही आंसर हो जाएगा इसका, कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, बालों की प्रकृति जो होता है वो वंशागत नहीं होता, ठीक है, वंशागत मतलब वंश दर वंश नहीं होता। इसके बाद है 45 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है, 18 है भाई। समूहों कह दे, वर्गों कह दे, ऐसा ये सब, इस उदग्र लाइन को हम क्या कहते हैं, ये उदग्र लाइन को हम समूह या वर्ग कहते हैं। ऐसे उदग्र लाइन जो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 होते हैं, और ये वाला जो ऐसा लाइन होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, 7। तो इसको हम आवर्त कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आवर्तों की संख्या हो जाएगा कितना, 7, और समूह या वर्ग अगर पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 18। अगर मेंडलीव के बारे में पूछ देगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितना है, तब कितना कह देंगे हम, 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 6 होता है, क्योंकि फॉर्मूला आप देख लो ना, C6H12O6, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के 6 परमाणु है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है, या आसवित जल कह दे, या फिर उदासीन विलियन का पीएच मान कह दे, ये सब क्या होता है, 7 होता है। इसके बाद देखिए 48 नंबर कहता है, किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल रंग के लिए जो होता है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 इसका क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या है। देखो आप पढ़े होंगे F बराबर R/2 रिलेशन है ना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, ये रिलेशन होता है F बराबर R/2। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या 40 है, यानी R का मान 40 है, और बटा 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन क्या होता है। अभी लेंस के लिए देखो आवर्धन ऊपर बता के गए थे ना, आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है लेंस के लिए v बटा u। लेकिन अगर दर्पण के लिए अगर रहा, अगर दर्पण के लिए रहा तब m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस v बटा u, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ से एक और फार्मूला होता है इसके लिए, क्या, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर h डैश लिख दे, वस्तु की ऊंचाई को h लिख दे, तो ये भी फार्मूला हो जाएगा m बराबर, ठीक है। तो लेंस के लिए ये दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ से m बराबर h डैश बाई h, ये भी सही है, और m बराबर v बटा u, ये भी सही है, a और b दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 51, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उम्र के साथ साथ आंखों की समंजन क्षमता घटती है। समंजन क्षमता क्या होते हैं, मतलब विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता होता है आंखों का, उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ये समंजन क्षमता धीरे धीरे नष्ट होता है उम्र बढ़ने से, ये जरा दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। इसके बाद देखो आबिंदुकता नहीं होगा, आबिंदुकता कैसे होता है, आबिंदुकता जो होता है कॉर्निया की टेढ़ी मेढ़ी आकार या किसी चोट आघात इत्यादि से उत्पन्न होता है। दीर्घ दृष्टि दोष कैसे होता है, जिसमें हम दीर्घ दृष्टि दोष दूर की वस्तु दिखता है परंतु निकट की नहीं दिखता है, ठीक है, तब हम उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और ये एक्चुअल में कैसे होता है दीर्घ दृष्टि दोष, ये दीर्घ दृष्टि दोष होता है नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी के बढ़ जाने के कारण इसका। और लघु दृष्टि दोष कैसे होता है, लघु दृष्टि दोष होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाने के कारण, या तो फिर लेंस की जो क्षमता होता है यानी लेंस का मोटा हो जाने के कारण, ठीक है। इसके बाद है 52, देखिए दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि दोष भले लिखा होता है लेकिन इसमें दूर की ही वस्तु दिखेगा, निकट की नहीं, तो दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकता है। इसके बाद 53 क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रतिरोधकता पूछा है, जिसको हम रो लिखते हैं, ठीक है। रो बराबर क्या होता है, RA/L,
ये फॉर्मूला होता है R/L। तो R क्या होता है, ओम हो जाता है प्रतिरोध, और A मीटर स्क्वायर, और नीचे L मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर में कट जाएगा 1 मीटर, तो 1 मीटर बच जाएगा, ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर प्रतिरोध पूछता तो ओम होता, लेकिन प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध लिखा रहे तब क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। देखिए 54 लिख रहा है कि विद्युत विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन है। देखो विद्युत चुंबक अगर पूछेगा या अस्थायी चुंबक अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, नरम लोहा। लेकिन अगर अस्थायी चुंबक कह दे, अगर अस्थायी चुंबक कह दे तो फिर इस्पात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसके बाद है 55, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के कारण, लघु पथन के कारण होता है। ठीक है, घरों में जो दुर्घटना होता है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, यानी कि न्यूट्रल वायर जो होते हैं और मेन लाइन जो होता है वो आपस में जुड़ जाने के कारण। इसके बाद है देखिए 56, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है। तो सौर कुकर जो सोलर कुकर होते हैं उसके अंदर किस प्रभाव का उपयोग होता है, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, तापीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। भाई इसमें जो होता है वो तापीय प्रभाव यूज होता है। ठीक है, सौर कुकर के अंदर। इसके बाद है 57, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। देखो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त अगर करना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम चाहिए। ठीक है, इसके बाद है 58 जो है वो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा। देखो कार्य बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, कार्य बराबर फार्मूला हो जाता है विभवांतर गुने आवेश। ठीक है, विभवांतर गुने आवेश। तो विभवांतर जो हो गया वो हो गया 12 वोल्ट, और आवेश हो गया कितना, 2 कूलम, तो 12 दूना 24 जूल। ठीक है, तो इसका 24 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, देखिएगा 59 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है वो है 2 मिलीग्राम, सॉरी 2 mg, मिलीग्राम नहीं, 2 mg प्लस O2 बराबर क्या है, 2 MgO। ठीक है, मैग्नीशियम का यह संकेत है 2 MgO, या किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो पदार्थ मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर के क्या बन रहा है, MgO, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्चुअल में बन रहे हैं। तो दो मिलकर के एक बनता है तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 60 नंबर देखिए, रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2, इसको संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। चलिए हम इसको संतुलित कर लेते हैं। 3 Fe है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए जल में हम क्या कर दें, यहाँ पर हम 4 गुना कर देंगे, 4 लिख देंगे। तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, जबकि इधर 2 है तो यहाँ पे भी क्या कर दे, 4 हाइड्रोजन कर दे। तो ये देखो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जल के अंदर आप देखो कितना कितना मोल है जल के, 4 है, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद है 61, इनमें से कौन जो है वो अम्लीय पदार्थ है। नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन और बेकिंग सोडा। देखो ये सब धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, साबुन ये सब क्षारीय पदार्थ होते हैं। नारंगी का रस जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद है 62, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल कर क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, ये आर्हेनियस का डेफिनेशन है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। और अगर वही क्षार के बारे लिखा रहे या भस्म के बारे, तो भस्म वह पदार्थ है या क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद है 63 नंबर, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। कौन सा धातु है जो चमकते हुए सफेद ज्वाला के साथ मतलब जलता है, तो मैग्नीशियम सही हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीशियम को जलाने के पहले हम क्या करते हैं, इसके फीते को बढ़िया से साफ करते हैं, रगड़ते हैं, क्योंकि इस पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड के परत जम जाते हैं। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखते हैं। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है। देखो कौन सी धातु जल से अभिक्रिया, सोना बिल्कुल नहीं करेगा, क्रियाशील नहीं होता, सिल्वर भी क्रियाशील नहीं होता, पीबी भी जो होता है वो कम क्रियाशील होता है। सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है वो है पोटेशियम, तो पोटेशियम जो है वो जल से अभिक्रिया कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 65, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, एमीन ने, एमीन तो खुद हाइड्रोकार्बन है, कीटोन खुद क्या है, फंक्शनल ग्रुप है एक तरह से जो हाइड्रोकार्बन में यूज होते हैं। तो एक्चुअल में इसका सही आंसर जो होगा हाइड्रोकार्बन। इसके बाद 66 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। देखो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, संतरा में नहीं, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में आपको नहीं, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, संतरा में भी नहीं मिलता है ये ऑक्जेलिक अम्ल, किसमें मिल जाता है, टमाटर में। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलो तो ये सबका हम आपको बता दिए कि संतरा में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ये सब याद रख लेना। इसके बाद है देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। देखो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, शैम्पू, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट जो आपने
कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप मार्जक यानी डिटर्जेंट जो होते हैं, डिटर्जेंट से क्या बनाए जाते हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं, इजी सर्फ, सर्फ एक्सेल, सभी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई इजी सर्फ, सर्फ एक्सेल ये सब तो अलग अलग ब्रांड है, बट बाकी सभी जो होते हैं वो डिटर्जेंट से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद है 68, दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। देखो दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 8। सभी आवर्त का याद रख ले, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में कितना 8 तत्व, तीसरे आवर्त में कितना 8 तत्व, चौथे आवर्त में कितना 18 तत्व, पांचवें आवर्त में कितना 18 तत्व, छठा आवर्त तो सबसे लंबा 32 तत्व, और सातवां आवर्त कितना अपूर्ण। सातवां आवर्त जो है वो क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। तो ये याद रखिए, कुछ भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, एकदम यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, सबसे लंबा आवर्त जो है फिलहाल अभी तक कौन है, छठा आवर्त है, ठीक है। छठे आवर्त में 32 तत्व आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं। देखो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व, वर्ग 11 के तत्व जिसमें क्या आता है, जिसमें आता है BAl, Ga है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सभी। तो ये सभी को हम क्या कहते हैं, इसको हम मुद्रा धातुएं कहते हैं, ठीक है, मुद्रा धातुएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है रक्त के द्वारा, पानी द्वारा, ए और बी द्वारा, लैक्टिक अम्ल द्वारा। सही आंसर हो जाएगा इसका लैक्टिक अम्ल द्वारा। जो फैटी अम्ल होते हैं यानी जो वसीय अम्ल होते हैं, और जो ग्लिसरॉल होता है, इसका अवशोषण किसके द्वारा होता है, लैक्टिक अम्ल के द्वारा। इसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होता है, ग्लूकोज का भी खंडन होता है। तो भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, ये याद रखिए। अगर यहाँ उष्माक्षेपी रहे तो उष्माक्षेपी भी इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होता है। इसके बाद है 72, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबलम या डायनसेफ्लॉन। इसका मेडुला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73, कहता है अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए, मान लो एक हाइड्रा है, एक हाइड्रा है और इसके शरीर को कई टुकड़ों में क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, वह जीवित नहीं रहेगा, टुकड़े टुकड़े कर टुकड़े जुड़कर प्राणी बनाएंगे, हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा, इनमें से कुछ नहीं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो हर टुकड़ा जितने टुकड़े करेंगे वो वृद्धि होगा, उसका विकास होगा, और फिर वो क्या होगा, वो नए नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 74, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। वैसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, मतलब उसमें मेल वाला भी पार्ट हो और फिर फीमेल वाला भी पार्ट हो, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं, ठीक है। द्विलिंगी जीव, या तो हम उसी को हम क्या कह देते हैं, उभयलिंगी भी कहते हैं, ठीक है, उभयलिंगी। उभयलिंगी जीव का उदाहरण अगर पूछे तो आप एक उदाहरण इसका केचुआ लिख सकते हैं। केचुआ जो होता है वो क्या होता है, उभयलिंगी जीव होते हैं, ठीक है, या द्विलिंगी जीव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए देखिए। 75 है, जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया। देखो जैव विकासवाद पर तो शोध किया है डार्विन, लेकिन उसके साथ साथ और किस पर शोध किया, तो वह है केचुओं की भूमिका पर, ठीक है, केचुओं की भूमिका पर इसने शोध किया। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह जो है वो सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है, कौन सा रक्त समूह जो है वो सबसे रक्त ले सकता है। देखो ये कुछ ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, ए बी और ओ, ये कुछ ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे शरीर के। तो ए बी जो होते हैं वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही मतलब सबसे ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, तो ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर कह दे कौन सा रक्त समूह सबको दे सकता है, तो फिर ओ हो जाएगा, ठीक है, सर्वदाता समूह ओ और सर्वग्राही समूह ए बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्रायः किससे निर्मित होता है। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर किससे निर्मित होता है, उत्पादक से। उत्पादक कौन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे पर शाकाहारी निर्भर होते हैं, फिर शाकाहारी पर मांसाहारी निर्भर होते हैं, ठीक है, फिर मांसाहारियों पर इस तरीके से क्या होता है, फिर अपमार्जक या परिमार्जक जो होते हैं वो निर्भर होता है। तो उत्पादक जो होता है वो सबसे पहला पोषी स्तर होता है, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर। इसके बाद है 78 है, जैव विविधता। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। देखो जैव विविधता आपको सबसे ज्यादा विशिष्ट स्थल यानी सबसे बढ़िया जैव विविधता आपको कहाँ मिलेगा देखने को, वनों में, ठीक है। तो वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र नहीं होगा, शहर नहीं होगा, गांव नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, वन। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 लिखा है, जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संभर प्रबंधन क्या है, कुल का निर्माण है, बड़े बांधों का निर्माण है, मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा, मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि 80 नंबर क्वेश्चन देखिए लास्ट, भरतपुर पश्चिम बिहार
किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? जिसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हमने क्या किया कि 80 के 80 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कशन के साथ हमने पूरा कवर किया। उम्मीद करता हूं मैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि लगातार अभी इसी तरीके के कंटेंट जो है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। मैट्रिक एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, तो इससे काफी अच्छे-अच्छे वीडियोस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के वीडियोस मैं अभी लाता रहूंगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।